कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी। वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम फिर क्लास के एंड पे बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है। अच्छा जरा गौर से सुनिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी की का एक इन्वेस्टर है, गौर सुनो प्लीज मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखना। देखिए कंपनी है, इस कंपनी के पास इस इन्वेस्टर ने कुछ पैसे प्लेस किए, इस कंपनी के पास एसेट्स मौजूद है 1,000 रुपए की। गौर सुनना, 1,000 रुपए एक इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के पास, और कंपनी के पास उस 1,000 रुपए के एसेट्स मौजूद हैं। इस कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो बुक्स में भी आ रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे होंगे ना एसेट्स। तो सर मैं कहूंगा जी इस कंपनी के एसेट्स की बुक वैल्यू 1,000 रुपए, ऐसा। अच्छा ये कंपनी इन 1,000 रुपयों को कैसे इस्तेमाल करती है, इससे प्रॉफिट कैसे कमाती है, यह है कंपनी का कमाल। अगर कंपनी इस 1,000 रुपए को इस्तेमाल करके बेहतरीन प्रॉफिट कमा रही है, तो मैं कहूंगा जनाब इस कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, ऐसा। इस कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये जितना प्रॉफिट कमाएगी इस 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, सर ये प्रॉफिट देगी किसको, शेयर होल्डर को। अगर शेयर होल्डर मांगेगा 12% और ये दे 19%, 20%, 24%, तो इससे फायदा क्या होगा सर? शेयर होल्डर सिर्फ ये खुश नहीं होगा, मार्केट में और लोग भी बैठे हैं जो इसको देख रहे हैं कि भाई जबरदस्त यार, ये 12% मांग रहा था और ये कंपनी तो कोई 20-22% दे रही है, ऐसा है। क्या होना शुरू हो जाएगा सर? इस कंपनी के की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ऐसा। अज्यूम करो इस कंपनी का एक ही शेयर है, कितना शेयर है? एक ही शेयर है, और किसके पास था वो? इस इन्वेस्टर के पास है। कितने पैसे दिए इसने कंपनी को? 1,000 रुपए का एक शेयर ले लिया। अब बताएं जी, लोगों ने देखा भाई इस कंपनी ने 1,000 रुपए को इतना जबरदस्त मनूवर किया, इतना जबरदस्त तरीके से बिजनेस में यूटिलाइज किया कि प्रॉफिट कमाने के बाद शेयर होल्डर 12% मांग रहा था, 24-25% रिटर्न दे दिया। अब एक इन्वेस्टर आएगा इसके पास और कहेगा यार अपना शेयर तुम 1,500 रुपए में बेचने को तैयार हो, ऐसा। इस बंदे ने कहा हाँ ठीक है 1,500 रुपए में बेचने को तैयार हो। तो बताओ कंपनी के पास एसेट्स कितने हो जाएंगे? 1,000 रुपए ही रहेंगे। इसका मतलब नहीं, याद रखना, दो बड़ी चीजें दिमाग में रखना। कंपनी की मार्केट वैल्यू डिटरमिन होती है कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल को देख के, ठीक है जी। अगर कल मार्केट वैल्यू कंपनी की बाहर बढ़ जाए ना, तो कंपनी के अंदर एसेट्स नहीं बढ़ते हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू, कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू एक एक्सटर्नल फैक्टर है। भाई इस इन्वेस्टर ने 1,500 रुपए दे के इससे शेयर खरीद लिए, 1,500 रुपए किसको दिए? इस शेयर होल्डर को दिए। कंपनी के अंदर तो अभी भी 1,000 रुपए ही पड़े हुए ना, ऐसा है। तो इसका मतलब है सर कंपनी के बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और मार्केट वैल्यू में फर्क आना शुरू हो जाता है, ऐसा। और ये फर्क क्या होता है? बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है अगर एक कंपनी कंटिन्यूअसली अपने शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देना शुरू करे, ऐसा। पहले तो ये पुराने जमाने में थ्योरी थी कि प्रीमियम कुछ नहीं आएगा, प्रीमियम को कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही है। कंपनी ने एक दफा शेयर दे दिए किसको? मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए अपना शेयर जब जाके बेचेगा ना मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी शेयर होल्डर बन जाएगा, वो पैसे मिस्टर ए को देगा, कंपनी को नहीं देगा। कंपनी ने एक ही दफा शेयर इशू करने। ये बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताओ कि मुझसे पूछे कि इस कंपनी की बुक वैल्यू क्या, क्या जवाब दूंगा मैं? 1,000 रुपए। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है? 1,500 रुपए, ऐसा। अब बताओ नया इन्वेस्टर कौन है? मिस्टर बी, ऐसा है। तो पहली चीज जो हमने सीखी वो ये कि दिस इज पॉसिबल कि एक कंपनी के बुक वैल्यू एसेट्स की कुछ और हो और उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो। पास्ट में ये होता था कि ये कंपनी आती थी, अपने आप को प्रूव करती थी, अपना सिक्का मनवाती थी, प्रॉफिट जनरेट करती थी, लोगों को खुश रखती थी, तो जाके उसके बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस शुरू होता था। आज ऐसा नहीं है। आज एक कंपनी आती है मार्केट में और लोग उस कंपनी को देखते हैं कि यार इस कंपनी में वाकई अर्निंग पोटेंशियल है, जिसने कमा के कुछ नहीं दिया है लेकिन लग रहा है कि आगे कमा के देगी ठीक ठाक। तो डे वन से ही उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी में काम करता था, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स के पास बुक वैल्यू पर शेयर थी 12 रुपए, 10 रुपए बुक वैल्यू थी और थोड़ा प्रॉफिट कमा के कितने हो चुकी थी? 12 रुपए। एक साल का उसका ऑपरेशन होगा। इन्होंने अपना आईपीओ किया, आईपीओ समझ तो, पब्लिक को कहा कि हमारे शेयर्स खरीदो। 12 रुपए की बुक वैल्यू एक शेयर की,
कितने कितने पैसे लगे होंगे एक शेयर के? 124 रुपए पे ओपनिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि बुक वैल्यू 12 रुपए की है और मार्केट में कितने का चल रहा है? ऐसा क्यों? 1 साल का ऑपरेशन है खाली, फिर क्यों? लोगों को पता था कि यार ये कंपनी फ्लरिश करेगी, ठीक है जी। और ये याद रखना सर्विस कंपनीज जो होती है ना, उसमें एसेट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यूज काफी ज्यादा होती है। एआरटीटी की एग्जांपल ले लो, एआरटीटी के सारे एसेट्स मिला लो ना, तो लेस देन 1 करोड़ रुपए का होंगे सारे एसेट्स, में भी 1 करोड़ रुपए तक हो जाए टारगेट, कुर्सियां टेबल वेबल सारी चीजें मिला लो, एक खोखे के अंदर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी जो बना हुआ है, 1 करोड़ के अंदर है। आज से 3 साल पहले, कोविड आने से कोई साल भर पहले, एक इन्वेस्टर ने हमें अप्रोच किया कि मुझे जो है ना वो थर्ड पार्टनर बना लें और मैं 5 करोड़ रुपए प्रीमियम देने को तैयार हूं। अब मुझे एक बात बताओ, 5 करोड़ रुपए देके वो 1/3 हिस्सा लेता, और 1/3 का मतलब है 33 लाख रुपए की बुक वैल्यू के उसने कितने पैसे लगा दिए? 5 करोड़ रुपए लगा दिए। हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं यार, कोई एक्सटर्नल बंदा हमने डालना ही नहीं है। ठीक है जी, मुझे एक चीज ये बताएं सर, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू किस पे बेस करती है? उसके पास एसेट्स कितने इस चीज पे, या वो कमा के कितना दे सकती है? ये याद रखना मेरे बच्चों, कभी भी कंपनी के एसेट्स देख के मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं होती। हमेशा डिटरमिन कैसे होती है? अच्छा, अब ये चीज जहन में हमारे साथ, ये हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी की इसीलिए, अब गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके लिए ना, इसकी वजह से कंपनी को तकलीफ होती है। वो कैसे? एक इन्वेस्टर ने कंपनी को दिए 10 रुपए, कितने? 10 रुपए। कंपनी ने ये 10 रुपए लेके आगे किसी प्रोजेक्ट में डाल दिए, प्रॉफिट कमाना शुरू किया। ये इन्वेस्टर कह रहा था मुझे 15% का रिटर्न चाहिए, कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से इसको 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया। ये बंदा खुश हो गया, वाह जी वाह, जबरदस्त, ऐसा है। शेयर कितने का? एक 10 रुपए का। एक और बंदा आया, मिस्टर बी, इसने देखा भाई बड़ा जबरदस्त शेयर चल रहा है भाई, इसने कहा भाई मैं आपसे, मिस्टर ए, मैं आपसे ये शेयर खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे ये शेयर 16 रुपए में बेचेंगे? मिस्टर ए ने कितने का खरीदा था ये? लेकिन मिस्टर ए को अपनी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा रिटर्न मिल गया। अब मिस्टर ए को अप्रोच किया मिस्टर बी ने कि मैं ये शेयर आपसे खरीदना चाहता हूं, कितने में? 16 रुपए में। और सर मिस्टर ए ने शेयर बेच दिया शेयर। किसके पास आ गया शेयर? बी के पास आ गया। बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? अच्छा, बी चाहता है कि जी मुझे 13% का रिटर्न मिले, कितने का? अब बताओ सर, कंपनी को अपने जहन में क्या रखना चाहिए? मिस्टर ए को रखना चाहिए या मिस्टर बी को रखना चाहिए? मिस्टर ए को या बी को? ए ने 10 रुपए का शेयर खरीदा था और ए कहता था मुझे 15% का रिटर्न चाहिए। कंपनी इस बंदे को जहन में रख के काम कर रही थी, ऐसा है या नहीं है? अब इन्वेस्टर चेंज हो गया, अब कंपनी का मालिक कौन है? तब बी ने कितने का शेयर खरीदा है, बी कितने मांग रहा है? क्या कंपनी को अपनी प्रेफरेंस चेंज करके बी को फोकस करना चाहिए या कंटिन्यूअसली ए को ही फोकस करना चाहिए? भाई ए तो मर गया ना, गया, खत्म हो गया। अब मामला किसके हाथ में? खुश किसको रखना है कंपनी ने? तो सर बी को अगर खुश रखना है तो फिर इसका मतलब है कंपनी को वैक भी बी के हिसाब से निकालना चाहिए। अब बताओ, मार्केट वैल्यू 16 रुपए, पहले हम वैक निकालते थे क्या रख के? 10 रुपए रख के निकालते थे। अब कितने रुपए रख के निकालना है? इसका मतलब यह है कि सर अब आपने वैक निकालना है मार्केट वैल्यू रख के, कि करंट इन्वेस्टर जो है वो कितने रुपए लेके आया हुआ है। क्योंकि अब कंपनी का फोकस मिस्टर बी है। मिस्टर बी देख रहा है मेरा इन्वेस्टर ये नया वाला इन्वेस्टर है, भाईजान आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 16 रुपए। भाई आपको कितने का रिटर्न चाहिए? अब बताओ, कंपनी का पूरा फोकस किस पे होगा? बी के ऊपर होगा। तो इसका मतलब है सर, जब आप वैक निकालते हैं, हम बुक वैल्यू से वैक नहीं निकालते। वैक का मतलब क्या है? कमाना कितना है हमने। हम वो वैक किससे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू से निकालते हैं, क्योंकि कंपनी हमेशा हाजिर इन्वेस्टर को फोकस करती है, पुराने इन्वेस्टर्स को नहीं। तो आइंदा के बाद जब भी पेपर में वैक निकालने को आएगा तो मैं बुक वैल्यू से नहीं निकालूंगा, किससे निकालूंगा? मार्केट वैल्यू से निकालूंगा। ये बात समझ आती है? कुछ टाइम पहले ICAP ने 5 नंबर का BFD में एक सवाल पूछा, डाटा दिया उसने कहा जी बुक वैल्यूज है ये और मार्केट वैल्यूज है ये, वैक निकालें। दोनों से वैक निकालें और कंक्लूजन ड्रॉ करें। दोनों से वैक निकाला, 2-2.5 नंबर कैलकुलेशन के थे। एक लाइन लिखनी थी उसके अंदर कि जी बुक वैल्यू से वैक निकालना बड़ी फजूल बात है, क्योंकि बुक वैल्यू तो जिस जमाने में कंपनी खुली थी उस वक्त का हिसाब किताब है, बुक वैल्यू नहीं है। जो हाजिर इन्वेस्टर शेयर खरीद के बैठा हुआ है, हमने तो उसकी नीड्स पूरी करनी है।
ऐसा है नहीं है? तो सर कंपनी को हमेशा क्या करना चाहिए, वैक कैलकुलेट करना चाहिए किसकी बेसिस पे? अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, वैक का फंक्शन क्या है? वैक का फंक्शन है सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी रेट, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ऐसा? तो सर इस पूरी डिस्कशन की 16 तो ए को दिया, इक्विटी तो 10 ही की है ना? हाँ वेरी गुड सर, कंपनी को चाहिए बी को इग्नोर ही कर दे, अब इसको खुश करना है हमने, ठीक है जी, वो खुश रख रहा है मतलब जी। आती अभी आएगी, थोड़ा सा आगे आएगा सर, मैं जानबूझ के उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा सा आगे आएगी, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस बच्चे ने पूछा कि एक कंपनी के हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो हर एक की रिक्वायरमेंट्स कैसे डिटरमिन करेगा कि ये कितने मांग रहा है, वो कितने मांग रहा है? यही हमने बीएफडी में सीखना है। पहले हम एक एंगल सीखेंगे कि हमें शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट पता है और उससे मार्केट वैल्यू निकल रही है, फिर हम थोड़ा सा टाइम आगे जाके शेयर होल्डर का वो रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पूरे कोर्स में 60% कोर्स है इसी चीज के ऊपर कि वो शेयर होल्डर जो मांग रहा है वो कैसे डिटरमिन होता है। उसके लिए हमने मॉडल पढ़ना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे आ रहा है, अभी सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि कंपनी को आवाम आके बताती है मुझे इतना पैसा चाहिए, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन अभी हमने सीखना है, ठीक है जी। इसी तरह रखना है, कंपनी के पास एसेट जब मिस्टर ए वाले ही हैं तो रिटर्न भी इसी बेस पर, नहीं नहीं नहीं, अब सुनो देखो, थोड़ा सा चीजों को आगे जाने देना हमने। मुझे एक बात बताएं, एक इन्वेस्टर आगे 10 रुपए दे के गया, उसको अपने मतलब से ज्यादा का रिटर्न मिला, वो चला गया लेके, वो चला गया लेके, उसने शेयर बेचा चला गया। अब जो नया बंदा आया है उसे शेयर खरीदा कितने का, वो कितना रिटर्न मांग रहा है? अज्यूम करो कंपनी इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, क्या होगा? ये अपना शेयर किसी और को बेचेगा और 16 से कम में बेचेगा, ऐसा। और अगर सर कंपनी इसके रिक्वायर्ड रिटर्न से भी ज्यादा कमाती है तो ये और ज्यादा महंगा बेचेगा। कब तक ये महंगा बिकता रहेगा? जब तक कि एक इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न के हिसाब से कंपनी अर्न करना शुरू ना कर दे। एक पॉइंट आएगा कि मार्केट वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, अब बढ़ना और नीचे होना कम हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है जी। और सर ये याद रखिएगा कि कंपनी जब भी अपने इन्वेस्टर को उनके रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा रिटर्न देती है, उसकी मार्केट वैल्यू तभी ऊपर जाती है। ये बात समझ आती है सर? अच्छा सिंपल, क्या मैं इतना समझाने में कामयाब हुआ कि कंपनी को अपने हाजिर इन्वेस्टर को देखना है, और हाजिर इन्वेस्टर ने किस रेट में शेयर खरीदा है? मार्केट वैल्यू पे। तो वो कहेगा जी मेरी इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मुझे इस पे रिटर्न दे। जो पुराना बंदा था उसको छोड़ दे, पक्का? अच्छा जी, अब आए जरा सर एक स्टेप आगे। बीएफडी में सबसे मुश्किल चीज पता है क्या होती है? सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि बच्चे को शुरू की 5 क्लासेस इस चीज पे आमादा करना कि शेयर होल्डर अपना रिटर्न आके बताता है, ठीक है जी। ये मैं आपको फैक्ट बताऊं, अभी तो आप एमएफए में ना सवाल नहीं पूछे इतने लोगों ने, मैं फाइनल पढ़ाता हूँ तो बच्चा पूछता है कि कंपनी को कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टर क्या मांग रहा है, और यही सवाल है सारा। फिर जब 5 क्लासेस हो जाती है, फिर हम एक मॉडल खोलना शुरू कर दें, तब उसको अंदाजा होता है कि अच्छा शेयर होल्डर्स अपना रिटर्न ऐसे कम्युनिकेट करता, ठीक है जी। ऐसे कंपनी को पता चलता है कि शेयर होल्डर क्या मांग रहा है, ठीक है जी। तो आ रहा है थोड़ा सा आगे, ठीक है जी। अच्छा जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ सर, और इस सवाल में आपने मुझे क्या कैलकुलेट करके देना है? कैलकुलेट करके देना है सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 ये। अच्छा भाई, हमारी जो बुक है वो 1 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपसे जो है वो जो इसका पोर्शन है, मैनेजेरियल पोर्शन है, सॉरी फाइनेंशियल वाला पोर्शन है, ये सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूंगा ताकि आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकें, जब तक एक हफ्ते में बुक प्रिंट भी हो जाएगी। ये कह रहे जी, फॉलोइंग डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्केट एंड फ्रॉम दी रिकॉर्ड्स ऑफ हामिद। ये 2 बातें क्यों लिखी है? बुक वैल्यू तो रिकॉर्ड से निकल आएगी, लेकिन मार्केट वैल्यू तो मार्केट से पता चलेगी ना। अच्छा जी, फिर सर इक्विटी की बुक वैल्यू है 6 लाख, मतलब बुक्स में जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी पड़ी हुई 6 लाख की, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? 9,90,000। इसी तरह से डेट की भी 250 और 275। एग्जामिनर कह रहे जी बुक वैल्यू पे भी वैट निकाल के तो मार्केट वैल्यू पे भी, तो हमें बुक वैल्यू पे तो नहीं निकालना चाहिए ना पेपर में।
नहीं सर, निकालना चाहिए, एग्जामिनर मांग रहा है तो निकाल के देंगे ना हम उसको भाई, लेकिन हम नीचे लिख देंगे कि चाचा ऐसा होता नहीं है, ठीक है जी, ये मांग तो रहे तू, लेकिन कौन सी रेट सेम लेंगे, क्योंकि बुक वैल्यू गलत है, हमेशा रेट डिफाइंड होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। ये मार्केट वैल्यू कौन डिटरमिन करता है? हम खुद डिटरमिन करते हैं। बिल्कुल सही। शाबाश मेरे बच्चों। सर वैक बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है जी? 6 लाख और 2.5 लाख। जी मेरे बच्चों 16.46 या 45 एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं। सर वैक बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज, सर मेरे पास 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय अभी देखो एक बच्चे के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि डेट की मार्केट वैल्यू कैसे चेंज हो गई, ठीक है जी, सारे सवालों के जवाब आराम आराम से आ रहे हैं आगे। 17%, 16.98 एक ही बात है, सही सही है जी मेरा बच्चा। बिल्कुल, देखो रेट जो होता ही बेटा मार्केट वैल्यू पे डिफाइंड है, बुक वैल्यू पे कभी रेट डिफाइंड ही नहीं होता, ये गलत है। ये जो मैं सवाल करवाया ना मैंने, ये उसूलन गलत है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी अपनी बुक वैल्यू पे रिटर्न थोड़ी मांगता है। ये जो 18 और 11.5% का रिटर्न मांग रहे हैं, तो हाजिर इन्वेस्टर मांग रहा है, और हाजिर इन्वेस्टर ने कितने रुपए में शेयर खरीदा है? मार्केट वैल्यू पे खरीदा है, ठीक है जी। लेकिन सर चूंकि इस तरह का सवाल पास पेपर्स में एक दफा आ चुका है, अब वहां आए और तुमने उसका सही जवाब लिख दिया ना कि ये क्या बकवास है, वो कहेगा भाई मैंने मांगा, निकाल के दे दो, ठीक है जी। तो ये है टेक्निकली गलत बात। रिक्वायरमेंट में 2 मार्केट वैल्यूज क्यों हैं? यार अल्लाह के बंदे, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। चलो खैर है, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो तो फर्क नहीं पड़ता कोई भी। अच्छा, क्या मैंने किसी जगह पे कहा कि विच एवर इज हायर? नहीं ना, मैंने तो कहा मार्केट वैल्यू लेनी है बस। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो, बड़े आगे। अच्छा देखो एक चीज तुम्हें पता है, जब सीएफए में हम पढ़ने जाते हैं ना, सीएफए पढ़ने जाते हैं, सीएफए इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। वैक वैक ये सारी चीजें सीएफए में आती है। तो मैं पहला लेवल दे रहा था ना सीएफए का, तो पहले तो उसमें उसमें तकरीबन 22 नंबर की 20 नंबर की अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग की किताब उठाई, मैंने कहा ये तो अपन को आता है। किताब खोली, वो यूएस गैप था पूरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे। अब यूएस गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2010-11 में बहुत बड़ा फर्क था। तो बड़ी मुश्किल से हमने अकाउंटिंग पढ़ी। फिर जब हम दूसरी किताब पे आए, कॉर्पोरेट फाइनेंस, हमने खोली, उसने कहा दुनिया के सबसे बड़े गधे अकाउंटेंट होते हैं। कौन होते हैं? अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटेंट जो है वो प्रॉफिट की बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, गधे। प्रॉफिट में तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कैश में मिलती ही नहीं है, उसकी बेसिस पे कैसे डिसीजन हो सकता है? तो ये याद रखना, जब तुम बिजनेस मैनेज ये पढ़ रहे होगे ना, बिजनेस फाइनेंस, तो जगह जगह अकाउंटिंग से क्लैश आ रहा होगा, जगह जगह अकाउंटिंग से क्लैश आ रहा होगा। एक अकाउंटेंट कहेगा भाई मैंने इतनी मेहनत से बुक्स बनाई है तो बुक वैल्यू लो ना। भाई हमने कभी भी वैक अपने लिए कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि इसलिए कैलकुलेट करना है कि मेरा इन्वेस्टर खुश रहे। तो हमने हमेशा वैक किस पे कैलकुलेट करना है? मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ऐसा है। अच्छा जी, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना,
ये पूरे कोर्स के अंदर मैं कहूंगा बकवास है, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेड डेट्स को की प्रोविजन बनाओ। मतलब हमारे यहाँ अकाउंटेंट इतना फारिग है, मशीन की इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन कर रहा होता है कि मशीन एक दिन उतने पैसे नहीं देगी जितना आप सोच रहे हो, ठीक है जी। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले कहते हैं ये क्या फजूल हरकत है भाई, बैठ के आज से तू बैठा ये चेक करने के लिए कि तुझे पूरे पैसे मिलेंगे, मशीन से नहीं मिलेंगे। तो हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन पहली चीज जो हमें सीएफए में पढ़ाई गई, संजय जी ये जानबूझ के किया था आपने ना। मैंने कहा जी सर, वो आपने कहा था ना थोड़ा कैची होना चाहिए, ये नहीं आता था हमें, तो इतनी तो अंग्रेजी तो क्या बात हो गई यार, है। चले जी, बड़े आगे दोस्त। अब सुनो जरा एक चीज, अब एग्जामिनर ने लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल में एक ऐसी चीज पूछी, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने ना क्लास में कवर कर ली थी, ठीक है, वो चीज किताब में डिस्कस नहीं हुई है, तो मैं इसलिए अभी थोड़ी सी चीजें डिस्कस करूंगा जो जिसको जाके किताब में ढूंढने की कोशिश नहीं करना, ये समझने के लिए जरूरी है। मुझे पता है एक बिजनेस है, उसमें वो शुरू होता है, और मिसाल के तौर पर सुफियान साहब जो है वो उस बिजनेस के शेयर होल्डर है। सुफियान साहब के पास 5,000 शेयर हैं, सारे शेयर सुफियान ने अपने आप को इशू कर दिए और कंपनी शुरू कर दी, ठीक है जी। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10, तो ये कितने हो गए जी, 50,000 रुपए, ऐसे ही है, ये शेयर कैपिटल है, ठीक है जी। सुफियान साहब ने बिजनेस करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद उसमें से डिविडेंड भी ले गए घर पे, तो जो बाकी प्रॉफिट बच गया जो नई डिविडेंड के तौर पे लेके गए वो क्या बन गया, रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व्स, ऐसा। सर ये आ गया जी रिजर्व्स, सर 20,000 रुपए के रिजर्व्स। अब सुफियान साहब ने कहा यार मार्केट वैल्यू वगैरह गई भाड़ में, मेरी तरफ से भाड़ में गई, पूरी कंपनी मेरी है। अब बताओ सुफियान साहब क्या समझते हैं कि इनके कितने पैसे लगे हुए कंपनी में, 50,000 या 70,000? 70,000, क्यों, 50 तो वो लेके आए थे, फिर उन्होंने 20 का प्रॉफिट कमाया वो घर लेके, तो टेक्निकली वो भी इन्वेस्टेड है, ऐसा। तो बताओ सुफियान साहब के कितने पैसे इसमें इन्वेस्टेड है, 70,000 रुपए। अब एक बंदा आता है, वो कहता है जी आरिश कहता है मुझे बिजनेस खरीदना है, मुझे बिजनेस खरीदना है। सुफियान कहता है तुम्हारे सामने, आरिश कहता है जी मैं आपको 1 रुपए के बुक वैल्यू के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, 1 रुपए के बुक वैल्यू के अगेंस्ट 1.5 रुपया देने को तैयार हूं। कितने, 1 रुपए की बुक वैल्यू के अगेंस्ट में 1.5 रुपए देने को तैयार हूं। गौर तो सुनना, इसका मतलब आरिश भाई ने कहा कि प्राइस टू बुक रेशो मैं चाह रहा हूं 1.5, ठीक है जी। ये किसने कोट किया, खरीदने वाले ने कहा इस कंपनी के 1 रुपए की बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए मैं 1.5 रुपए देने को तैयार हूं। तो बताओ इस कंपनी के कितने पैसे देगा वो। अब बताएं सर, जब भी एग्जाम में प्राइस टू बुक रेशियो गिवन होगा, हम उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 70,000 से, 70,000 से चरसियों, क्योंकि कंपनी के अंदर इन्वेस्टर के पूरे पैसे 70,000 लगे हुए, 50 नहीं लगे हुए। अब बताओ प्राइस टू बुक रेशियो जब भी गिवन होगा, प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब क्या है, हर 1 रुपए की बुक वैल्यू जो इन्वेस्टर की लगी हुई है कंपनी के अंदर, सर दूसरा बंदा उसके लिए कितने देने को तैयार है, 1.5। अब देखिए पेपर में ये आता है 1.5 और लोग 50,000 से मल्टीप्लाई करके आगे चले जाते। 50,000 से नहीं भाई, 50,000 तो वो लेके आया था, 20,000 उसने कमा भी लिए और वो घर लेके नहीं गया, ये 20,000 भी कहाँ लगे हुए, बिजनेस में लगे हुए। अच्छा, अगर ये 1.5 को कैपिटल से मल्टीप्लाई होना है, तो सुफियान ये कहता है कि 2 मिनट रुको मैं डिविडेंड ले लूं, ठीक है जी, मैं डिविडेंड ले लेता हूँ कंपनी से, निकाल लिए 20,000 रुपये। उसने कहा अब लगा ले 50,000 मल्टीप्लाई 1.5। नहीं सर, जब इन्वेस्टर आएगा वो किस पे 1.5 लगाएगा। अब बताएं सर कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,05,000, ऐसा। अब बताएं सर एग्जाम में अगर आपको प्राइस टू बुक रेशियो गिवन है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बुक वैल्यू ऑफ इंटायर इक्विटी, किससे, बुक वैल्यू ऑफ इंटायर इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व्स भी आते हैं। सर यही चीज उसने लास्ट टाइम पूछ ली, ठीक है जी, और गधे बेवकूफ मल्टीप्लाई करके आ गया 50,000 से। याद रखिएगा प्राइस टू बुक रेशियो किससे मल्टीप्लाई होगा,
अच्छा अब सुनो सुनो, सुफियान ने कहा भाई ये बुक वैल्यू वैल्यू वाली सीन मेरे को नहीं आता भाई। ठीक है जी, सीधी सीधी बात करो, एक शेयर कितने का लोगे? सीधी सीधी बात करो, एक शेयर कितने का लोगे? बंदे ने कहा जी मैं आपको पर शेयर पैसे पे करूंगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर पे करना चाह रहा हूं 21 रुपए। कितने? ये मार्केट वैल्यू कोट करने का एक और तरीका है। एक तरीका तो ये कि एग्जाम में आपको क्या दे दे, वो प्राइस टू बुक रेशियो दे दे। दूसरा तरीका क्या है? मार्केट वैल्यू पर शेयर दे दे। अब बताओ इस 21 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सीधे सीधे नंबर ऑफ शेयर से, 5000 मल्टीप्लाई बाय 21 कितने? 1,05,000। अब इसके अंदर मैं रिजर्व घुसेड़ू? नहीं सर, क्योंकि एक शेयर की मार्केट वैल्यू में सब कुछ शामिल है। एक शेयर की मार्केट वैल्यू में सब कुछ शामिल है। यानी इसका मतलब है जब भी एग्जामिनर मुझे मार्केट वैल्यू पर शेयर देगा तो मैं मजीद कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर वो मुझे प्राइस टू बुक रेशियो देगा तो मुझे पूरी इक्विटी की बुक वैल्यू निकाल के उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा अब देखें, दो गलत काम। एग्जामिनर प्राइस टू बुक रेशियो देता है, ये चपड़गंजू सिर्फ शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। और फिर ऐसे भी माशाल्लाह बेहतरीन मुजाहिद होते हैं जो मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं शेयर से और फिर इसमें रिजर्व घुसा देते हैं। नहीं, जब मार्केट वैल्यू पर शेयर देगा तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर से, क्योंकि एक शेयर की मार्केट वैल्यू में उसके रिजर्व विजर्व सबका इंपैक्ट शामिल है। और अगर सर वो प्राइस टू बुक रेशियो देगा तो फिर आपने इंटायर इक्विटी निकालनी है। अच्छा, इस इंटायर इक्विटी के अंदर रिजर्व्स हैं, प्रीमियम्स हैं, शेयर कैपिटल है सर, इसके अंदर जो है वो शेयर डिस्काउंट है, इसके अंदर सर शेयर कैलकुलेट भी करवा सकता है। शेयर्स कैलकुलेट आमतौर पे नहीं करवाता, मार्केट वैल्यू पर शेयर रिजर्व कैसे आता है? अच्छा सुनो एक चीज, सुनो, अज्यूम करो आपने ओजीडीसी का एक शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, या से ओजीडीसी के सारे शेयर्स खरीद लिए। आप गए, आपने पैसे फेंके मार्केट में, सारे शेयर ओजीडीसी के खरीद लिए, आपने दिए उसके 120 रुपए पर शेयर के हिसाब से, सारे शेयर खरीद लिए। जब सारे शेयर खरीद लिए तो इंटायर कंपनी का मालिक कौन? अब वो सामने वाला बंदा ये तो नहीं कह सकता कि ये तो आपने शेयर कैपिटल खरीदा, रिजर्व तो मेरे। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो बंदा जब आपको एक शेयर के प्राइस बताएगा तो उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ शामिल होगा। आप वो शेयर खरीदो और इंटायर कंपनी का मालिक बन जाओ। अब आप अगले दिन मालिक बन के गए, बैठे, उसने कहा चल भाई साइड पे हो जा, मैंने तेरे को कैपिटल बेचा है, रिजर्व थोड़ी बेचे। नहीं, शेयर की मार्केट वैल्यू में सब कुछ शामिल होता है। ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। 84 पे है अभी। अच्छा अभी 84 पे, अल्लाह माफ करें, तो इस जमाने में 120 रुपए का शेयर 120 से ये 112 पे आया था और मैंने अपने सारे दोस्तों को ओजी खरीदवाया था और सबको माशाल्लाह एक एक शेयर पे 15-15, 16-16 रुपए बचे थे। अब 84 का चल रहा है, आज 4 रुपए गिरी है। अच्छा, ऑयल सेक्टर का बेड़ा गर्क हो गया किसान। ठीक है ना, मैं तो ऑयल सेक्टर में बहुत पैसा बनाया इसमें, आपका भी टाइम आएगा जी। बड़े हम आगे दोस्त। अब बताया सर, अगर प्राइस टू बुक रेशियो गिवन होगा किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इंटायर इक्विटी से। अगर सर मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन होगा, आप यकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये यहाँ पढ़ाने के बाद आने वाले दिनों में इसी एक चीज के ऊपर मैंने 50 सवाल ऑनलाइन जवाब देंगे। सर वो प्राइस टू बुक को किससे मल्टीप्लाई करना था आपने बताया था, मैं भूल गया। बेटा इंटायर बुक वैल्यू से। सर वो आपने बताया था कि मार्केट वैल्यू पर शेयर में रिजर्व क्यों ऐड नहीं होते हैं? बेटा मार्केट वैल्यू पर शेयर में रिजर्व का पूरा इंपैक्ट ऑलरेडी। जी मेरे बच्चों, 2.84 कैसे निकाला? सर मैंने मार्केट वैल्यू निकालनी है 1420,000 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? प्राइस टू बुक रेशियो जब भी देगा हम इंटायर इक्विटी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कितना निकलते हैं? और सर अगर मुझे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए प्राइस पर शेयर दे दो तो हमें पहले शेयर्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, शेयर कैपिटल है 9,60,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए की पार वैल्यू है तो
3 पॉइंट। अच्छा, इसके अंदर अब हमने रिजर्व अलग से ऐड करने? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करने, रिजर्व बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। ऐसा, ये बेसिक बेसिक बातें समझ आ रही है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं स्टेप। नहीं नहीं, वो किसी ने लास्ट टाइम खरीदी होगी तो उसको दोबारा खरीदना पड़ेगा, किसी के भाई ने खरीदी होगी पहले पढ़ ली होगी तो। चले जी प्यारे भाई, बोर्ड पे एमएफए में बड़ी चेंजेस हुई हैं, लेकिन अभी तक वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हुई। ठीक है जी, उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, अब वो देखो बीच में अनाउंस करते हैं, इसको कभी भी अनाउंस करते हैं, लेकिन वो चेंजेस अनाउंस हो गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मामला। ठीक है, लेकिन मैं जहन में रख के चल रहा हूँ कि वो चेंजेस होंगी। ठीक है, अच्छा जी, नहीं हुई तो भी हम कवर ज्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी बोर्ड में देखना, प्राइस टू बुक रेशियो 2 को एक्सप्लेन कर दें। यार 2 का मतलब ये है कि एक बंदा आके कहता है कि मैं हर 1 रुपए के बुक वैल्यू को 2 रुपए असाइन कर, यानी मिसाल के तौर पर आज कोई बंदा एआरटीडी में आता खरीदने के लिए उसको, और कहता है जी एआरटीडी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, मैं कहता हूँ 1 करोड़, तो वो कहता है 2 करोड़ ले और जाए यहाँ से। तो इसका क्या मतलब है सर, उसने हर 1 रुपए की बुक वैल्यू का 2 रुपए मार्केट वैल्यू लगाया, ऐसा सेट हो गया ऐसा? चलो जी बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, पूरा फोकस बोर्ड पर, पूरा फोकस बोर्ड पर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, अल्टीमेटली वैक 4 चीजों से मिलके बनता है, 4 डिटर्मिनेंट्स हैं वैक के। वो 4 डिटर्मिनेंट्स कौन से? किसी भी कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, तो अच्छा ये कैसे मालूम करेंगे? एग्जाम में डाटा दिया होगा, ये शेयर होल्डर से पूछेंगे, हाँ भाई कितने चाहिए, ठीक है, अभी तक हमने यही सीखा। प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये हमने बिल्कुल भी अभी तक इसको टच नहीं किया, और ये इंटरेस्ट रेट, ऐसा डिवाइडेड बाय व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 और 4, एक बच्चा सोच रहे नीचे वाले भी तो 2 हैं, वो ऊपर वाले ही हैं जी। सर ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं, ये 4 चीजें कैलकुलेट करना हमने अब सीखनी है। ठीक है जी, ये 4 चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, हमारा चैप्टर वैक का खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये 4 चीजें कैलकुलेट करना हमने सीखनी है। ठीक है जी, अपने पास सेटिंग डालें, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड बड़े। अच्छा जी प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, छोड़ो सारी चीजें, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सब चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, बचपन में हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ठीक है जी, अगर मैं आपको कहूं जी एक 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 कैश फ्लो है, एक एक अमाउंट है जो मुझे 3 साल बाद मिलनी है, कितने साल बाद? आज क्या है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, मुझे अमाउंट मिलेगी यहाँ पर 100 रुपए। ठीक है जी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना हमने बचपन में सीखी थी, याद आ रहा है? अच्छा अज्यूम करो रेट 10% है जिससे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू पावर 3, कितना आ गई? 75.1, ऐसा? इसका मतलब है 3 साल बाद 100 रुपए मिलना और आज 75 रुपए मिलना एक ही बात है। यानी पैसे की वैल्यू इतनी गिरेगी आगे जाके कि जो चीज आज 75 की आ रही है 3 साल बाद वो 100 रुपए की आ रही है, ऐसा? ऐसा ही ना सर, सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ठीक, और तो सुनना मेरे बच्चों, फिर बचपन में हमने एक और चीज पढ़ी थी, एन्युटी, ऐसा? एन्युटी क्या है सर? सुनना सुनना सुनना, ये 0 1 2 3 4,
सर एनुटी का मतलब है आपको 100 रुपए यहाँ भी मिल रहे हैं, 100 रुपए यहाँ भी मिल रहे हैं, 100 रुपए यहाँ भी मिल रहे हैं, 100 रुपए यहाँ भी मिल रहे हैं। एक तरीका तो ये कि इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकालो अलग अलग और फिर उनको ऐड कर दो, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है कि इन चारों को आप इस तरह हिसाब किताब निकाल सकते हैं कि दिस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस रेट रेज द पावर -4, एक किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, डन। 4 किस्तें, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कितना जी 10%। ये निकाल के दो तरह कितना आ रही है 31, हेलो वालेकुम सलाम, अभी तो नहीं, 4:30 बजे आ जाओ, हाँ 4:30 बजे आ जाओ, ठीक है। कितना आ रही है 317, ऐसा बोर्ड पे लिखो, ये क्या जनाब 317। अच्छा, इस फंक्शन को अगर मैं साफ सुथरे तरीके से लिख दूं तो ये फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा ना, सर मेरे पास रेंटल कहते हैं एक अमाउंट को जो आपको हर साल मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस सर रेट यानी इंटरेस्ट रेट माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। ऐसा ही यही फंक्शन है किसका, एक लिमिटेड एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने। ऐसा लिमिटेड क्यों, 4 साल मिलने, 5 साल मिलेगा, 6 साल मिलेगा, ऐसा बोर्ड पे लिखना, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं। 10% अज्यूम किया बेटा मैंने, क्या जी, हाँ, अदरवाइज तो फिर एन्युटी का फंक्शन नहीं लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब सुनना मेरे बच्चों, मेरे पास पॉइंट सी और तो सुनो, एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब पता क्या है सर, 0 1 2 3 4 इसराफील अलैहिस्सलाम सूद फूक गए वहां तक, ठीक है जी। ऐसा जी कयामत तक, ऐसे ही। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें सर, ना सब्र इसके हम एक छोटी सी चीज सीखते हैं। सुन, मैं कह रहा हूं जी आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर इंफिनिटी। एन क्या है इसके अंदर, इंफिनिटी, कयामत तक। ऊपर एन कितना था 4, ये एन कितना है जी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय आई। ऐसा सर बचपन में मैथ्स में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंफिनिटी की, कि जिस चीज की पावर इंफिनिटी होती है ना उसकी वैल्यू 0 होती है। जिस चीज की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी हो, नेगेटिव इंफिनिटी हो, उसकी वैल्यू 0 होती है। आपने नहीं पढ़ा, आर ओवर आई कहां से आया, अल्लाह की तरफ से ऐसे उतारा गया आर ओवर आई नहीं। अब मुझे एक बात बताएं सर, इस चीज की पूरी पूरी की वैल्यू ये क्या है जनाब 0, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि r इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आई, ऐसे ही ये बराबर है किसके, प्रेजेंट वैल्यू के। तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू ये 0 को चुखाड़ तो नहीं रहा, तो r इंटू 1 ओवर आई, ऐसे ही। और प्रेजेंट वैल्यू बराबर है किसके, r ओवर आई, ऐसा। तो ये r ओवर आई के पीछे ये छोटी सी कहानी थी, ठीक है जी, ये पता होगा तुम लोगों को, ये नहीं पता था, जो एंड वाला पता था बस। It is assumed that perpetuity and annuity is ordinary and cannot be due. उर्दू जुबान में ये एक अमाउंट है जो हर साल मिलेगी, खत्म, कहानी खत्म। ऐसा अब सुनो, अब इसका मतलब ये है कि सर परपेचुइटी का फंक्शन ये है, एक ऐसी अमाउंट जो कयामत तक मिलती रहे ये है, एक ऐसी अमाउंट जो बड़े लिमिटेड टाइम तक मिले उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलती है, और एक ही अमाउंट हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलती है सर, r ओवर 1 प्लस आई, ऐसा रेज द पावर n। ये मेरे पास है प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे ही ना सर। अब मैं आपको सर कुछ नंबर्स दूंगा इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो सिंगल होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होंगे, और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कयामत तक के लिए होंगे, ऐसा है। अब सर हमें जो है वो प्रेजेंट वैल्यू उसको इसकी निकालना आनी चाहिए सर, ये कहाँ यूज करेंगे वो भी बता रहा हूँ। ये पुरानी चीजें सर रिकॉल करा दी मैंने, इसको इस्तेमाल कहाँ करना है वो अभी बता रहा हूँ, ठीक है।
नीचे जाने दो आकाश, मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ जी, परपेचुटी एक ही अमाउंट है जो कब तक मिलेगी, क़यामत तक मिलेगी। अच्छा, ये भी तुम लोगों को फंक्शन पता होगा कि ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट रेट से ग्रो करने वाली है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आती, लेकिन वो काम के साथ आता है, कद्दू याद नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज होता है एक ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने है। इस सब्जेक्ट में ना तुम्हें बहुत दुख देने हैं। अभी इसमें स्टैट्स शुरू होगी, रिग्रेशन शुरू होगा, कोरिलेशन शुरू होगा। हाँ, नहीं वो आसान नहीं है, यहाँ उसका मतलब पता होना चाहिए। कोवेरियंस होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा, ठीक है जी। हैं? नहीं क्यों? नहीं वो स्टैट्स का पोर्शन निकल रहा है ना, स्टैट्स बाकी चीजों में भी है, वैक में भी स्टैट्स है भाई, क्या हो गया है? लेकिन अच्छा मजा आएगा। चले जी मेरे बच्चों, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे सुनो। सर मुझे ना एक बिल्डिंग है, इसकी फेयर वैल्यू मालूम करनी है, कैसे मालूम करूं? सर इसकी फेयर वैल्यू मालूम करनी है तो आप जाएं और किसी ब्रोकर से पूछे, किसी स्टेट एजेंट से पूछे, वेरी गुड, वो आपको बता देगा। अच्छा, स्टेट एजेंट को क्या मतलब कोई जन्नत आके उसके कान में डाल के जाते हैं आवाज? नहीं, वो क्या करेगा ना सुनो, देखो आइडियल ये है कि एक चीज की मार्केट हो, बहुत सारे बायर्स हो, बहुत सारे सेलर हो, लेकिन हर चीज की मार्केट नहीं होती है। आइडियल तो ये है कि आप किसी चीज की मार्केट में चले जाओ, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के लिए आप किसी एजेंट के पास नहीं जाते हो, किसी स्टेट एजेंट के पास नहीं जाते हो, मार्केट जाते हो। 15-20 दुकानें आपको मोबाइल बेचते हुए भी नजर आ रही होती हैं और 200-250 कस्टमर आपको मार्केट में नजर भी आ जाते हैं, उसकी एस्टेब्लिश मार्केट है। शेयर्स खरीदने कहाँ जाते हो? स्टॉक एक्सचेंज जाते हो, वहां पर हजारों बायर्स हैं, हजारों सेलर्स हैं। बेस्ट फेयर वैल्यू किसी चीज की मालूम करनी है तो उसकी मार्केट में चले जाओ। लेकिन सर बिल्डिंग्स और स्पेशलाइज्ड एसेट्स मार्केट्स में नहीं बिकते। अब किसी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करेंगे हम? स्टेट एजेंट को कैसे पता चलेगा? वो आपसे पता कैसे बात करेगा? ऐसे बात करेगा, अभी अभी इस इलाके में एक बिल्डिंग बिकी है, इतने की बिकी है, अभी अभी मैंने एक को बिल्डिंग दिलवाई है, इतने की दिलवाई है। इसका मतलब है वो रीसेंट ट्रांजैक्शंस, इसी विसिनिटी में, इसी इलाके में जो रीसेंट ट्रांजैक्शन हुई है उसको रेफरेंस बना के आपको फेयर वैल्यू बताएगा। ऐसा है? अच्छा, व्हाट इफ के यार ये फेयर वैल्यू भी ना हो, हमारी बिल्डिंग किसी छांगा मांगा के जंगलात में, अब फेयर वैल्यू कैसे मालूम कर? सर स्टैंडर्ड कहता है तीसरा तरीका जो फेयर वैल्यू मालूम करने का है ना, वो हम यूज करेंगे पूरे बीएफडी के अंदर, पूरे एमएफए के अंदर। वो तीसरा तरीका क्या है कि अपने आप से आप ये पूछो कि इस बिल्डिंग से कितना कैश जनरेट होगा, इस बिल्डिंग से कितना कैश जनरेट होगा। और सुनना, मैंने सोचा कि इस बिल्डिंग से रेंट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? रेंट। हर साल 100 रुपए का रेंट जनरेट होगा। कितने साल तक? सर 15 साल तक हर साल कितने रुपए जनरेट होंगे? 100 रुपए जनरेट होंगे। अब और तो सुनना, ये मैं बिल्डिंग खरीदने जा रहा हूँ, बिल्डिंग में खरीदने जा रहा हूँ मैं। सर एक इन्वेस्टर हूँ, मैं चाहता हूं जब मैं अपना पैसा इस बिल्डिंग में डालूं ना तो मैं उस पर 10% का रिटर्न कमाऊं। कितना रिटर्न कमाऊं? 10% का रिटर्न कमाऊं। किस पे कमाऊं? अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ऐसा? और ये पैसा मुझे मिलेगा कैसे? जब मैं बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, कैसे मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा वापस? रेंट के थ्रू मिलेगा। रेंट कितना मिलेगा? हर साल 100 रुपए मिलेगा, हर साल 100 रुपए मिलेगा। तो सर अगर मैं काम करूं, इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं? सर आप इस 100 रुपए की, जो कि 15 साल आपको लगातार मिलेंगे, आप क्या निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किस रेट से? 10% से। तो बताएं सर मेरे पास कितने रुपए की मुझे खरीदनी चाहिए? 761। मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी चाहिए 761 में, और अगर मैं बिल्डिंग 761 रुपए में खरीदूंगा तो सर ओवर द पीरियड मुझे जितना रेंटल मिल रहा है, इफेक्टिवली मैं 10% का रिटर्न कमा के जाऊंगा।
अब बताएं सर, जब भी मुझे किसी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी हो तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? आप अंदाजा लगा लें इस एसेट को खरीदने के बाद मुझे क्या कैश मिलेगा, ठीक है जी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किस रेट से? अपने रिक्वायर्ड रेट से, जो आप चाहते हो इस प्रोजेक्ट से हासिल करना। अगर मैं 15% चाहूं इस प्रोजेक्ट से हासिल करना, तो सर ये क्या होगा, अमाउंट और कम आएगी। इसका मतलब है बिल्डिंग सस्ती खरीदो तो तुम्हें इतना रिटर्न मिलेगा। अभी बिल्डिंग कितने की खरीदनी पड़ेगी? 763 की। अगर मैं 761 की बिल्डिंग खरीदूं तो मैं कितना रिटर्न कमाऊंगा? 10% रिटर्न कमाऊंगा। कितना? 10%। प्रूफ करके दे दूं? एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आपको अपने दिमाग में रखना है इसको, और फिर इसके बाद इस पे ईमान रखना है कि सर ने जो बोला है वो बिल्कुल। मैं पहले आपको एक चीज प्रूफ करके दे रहा हूं। सर मुझे बताया हमने कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी है? 761। और तो सुनना मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, गौर से देखो। बताओ सर, गौर से देखो, लिखना नहीं कोई भी प्लीज, ये लिखने के लिए नहीं दे रहा। प्यारे बच्चों बोर्ड पे बताओ, हमने कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी? 760 खरीद ली, पैसे इन्वेस्ट कर दिए 761, यही है। बताओ कितना रिटर्न चाह रहा हूं मैं इस पे? तो मैं चाह रहा हूं जी, मुझे हर साल, पहले साल मुझे 76 रुपीज का रिटर्न मिलना चाहिए। कितने का? 76। कितने रुपए का रेंट मुझे मिलेगा? 100 रुपए का रेंट मिलेगा। 100 रुपए का रेंट मिल गया जी। अच्छा, मुझे तो मिलने चाहिए थे कितने? 76। मिले कितने? 100 रुपए। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मुझे 76 मिल गया रिटर्न, और जो बाकी का 24 रुपए है वो मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल गई। ऐसा? इन्वेस्टमेंट की कितनी थी? 761। रिटर्न कितना चाहिए? 10%। तो मैंने सर 10% लगाया, कितना? 76। सर मुझे बिल्डिंग से रिटर्न कितना मिला? 100। मैंने कहा यार मैं तो 76 मिलना चाहिए था। तो बिल्डिंग से सर जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है 24 रुपए का, ये क्या है मेरा? सर ये मेरा प्रिंसिपल है। ऐसा? ये मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल गई। अब बताओ कितना इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल गया? निकालो जरा, सॉरी, निकालो जरा। कैसे? सर मुझे इन्वेस्टमेंट वापस मिली 24 रुपए की। बताओ मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 737। अब बताओ, मैं कह रहा हूं भाई मैंने पहले साल 761 रुपीज की बिल्डिंग खरीदी, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे इस बिल्डिंग से रिटर्न दे दे 76 का। अल्लाह ने मुझे 100 रुपए का रिटर्न दे दिया, तो 76 तो मेरा 10% का रिटर्न हो गया। जो बाकी ओवर एंड अबव आया वो क्या है? वो मेरे प्रिंसिपल की रिकवरी है। फिर क्या होगा सर नेक्स्ट ईयर? कितना मेरा जी ओपनिंग बैलेंस? इस पे कितना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए? 10% का। मिला कितना जी? 100 रुपए। कितना प्रिंसिपल रिटर्न आया? 26 का। अब बताओ सर मेरा क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना रह गया? 711। मुझे बताओ 15 सालों में क्या होगा? 15 सालों में, 15 सालों में उसूलन ये क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। सर वो 2 रुपए बच रहा है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। ऐसा? अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं ये बिल्डिंग खरीदूं 761 का, क्योंकि मुझे 10% का रिटर्न चाहिए था, तो क्या 761 का खरीदने पे मुझे 10% का रिटर्न मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा आराम से। अब मुझे बताओ, किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है? किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है? आप उससे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल लें और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किससे? अपने रिक्वायर्ड रेट से। क्या मिल जाएगा तुम्हें? वो अमाउंट मिल जाएगी कि अगर तुमने इस रेट पे बिल्डिंग खरीदी तो तुम कितने कमाओगे? अपना रिक्वायर्ड रेट कमाओगे। व्हाट इफ क्या बिल्डिंग मुझे 600 की मिल जाए, तो फिर तो मैं सर 10% से ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन अगर ये बिल्डिंग मुझे 761 की भी मिल गई ना, तो भी मैं कितने कमा लूंगा? 10% कमा लूंगा। ये बात समझ आती है? तो मेरी नजर में इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 761 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे 761 में बिल्डिंग मिल गई तो आई वुड बी एबल टू जनरेट अ रिटर्न ऑफ 10%। ऐसा? व्हाट इफ के मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न 12% हो, तो सर प्रेजेंट वैल्यू 12% के हिसाब से निकालूंगा, वो प्रेजेंट वैल्यू कम निकलेगी। इसका मतलब है सर 12% कमाने के लिए मुझे बिल्डिंग सस्ती मिलनी चाहिए, महंगी नहीं मिलनी चाहिए। सस्ती मिलेगी
और हर साल 100 रुपए मिलेंगे तो जाके मैं इफेक्टिवली कितने कमाऊंगा। अब सर मैं दोबारा फ्लिप क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू निकालने का आसान तरीन तरीका क्या है। उससे मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले, किस रेट से, रिक्वायर्ड रेट से। किस रेट से, रिक्वायर्ड रेट से। याद आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने IAS 36 पढ़ा था, याद आ रहा है। आप निकालते थे फेयर वैल्यू, मार्केट से मालूम करके आ गया। फिर क्या करते थे, वैल्यू न्यूज, उसमें क्या करते थे, कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते थे। कैश फ्लोज की क्या करते थे, ये भी एक तरीका फेयर वैल्यू निकालने का। हम कहते थे जी फेयर वैल्यू निकालो, मार्केट से पता कर लो, फिर एक काम करो खुद भी एक फेयर वैल्यू निकाल लो, दोनों में से जो ज्यादा हो उसको रिकवरेबल अमाउंट मान लो। ऐसा तो इसका मतलब है सर किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करने का आसान तरीन तरीका क्या है, जो आप खुद घर पे बैठ के कर सकते हो। वो क्या सर, आप उससे मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब सर इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि कैश फ्लोज का अंदाजा कैसे लगाएंगे। अंदाजा है और कुछ भी नहीं है, ये अंदाजा ही होता है। ठीक है जी, बैड डेट्स बुक करना अंदाजा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना अंदाजा है। तो अंदाजे तो आप 1000 चीजों में लगा रहे हो। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना, मैं बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूं। मैं खरीदने जा रहा हूं OGDC का एक शेयर, OGDC का एक शेयर खरीदने जा रहा हूं। क्या पैसे लगाऊं इसके, शेयर खरीदोगे क्यों सर, डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कब तक मिलेगा, वेरी गुड सर, इन्फिनिटी तक मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है, कंपनी इज अ परपेचुअल स्ट्रक्चर। कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। अगर एज एन इन्वेस्टर मैं शेयर ले लूं तो कयामत तक मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा, ऐसा है। तो अब एक बात बताओ, अगर आप OGDC का एक शेयर खरीदना चाह रहे हो, बेहतरीन तरीका क्या होगा इसकी मार्केट वैल्यू निकालने का। सर कि आप एक्सपेक्ट करें कि इससे कितना डिविडेंड मिलता है वो सोच लें। मैंने कहा जी OGDC मुझे हर साल डिविडेंड देगा 12 रुपए का, 12 12 12 12 12 और कयामत तक 12 12 रुपए। अब बताएं सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, इस शेयर की मार्केट वैल्यू, इस शेयर की मार्केट वैल्यू लिक्विडेट होती है क्या। हमें पता है कि कंपनी लिक्विडेट होगी, क्या आपको पता है कि OGDC कब लिक्विडेट होगी। OGDC के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है कि ये परपेचुअल स्ट्रक्चर है। आर्टिकल्स में क्या लिखा है, परपेचुअल स्ट्रक्चर है, ये कंपनी बंद होने के लिए नहीं बनी है। सर व्हाट इफ के सारे शेयर होल्डर मर जाए, भाई शेयर उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। पार्टनरशिप में पार्टनर मर गया, पार्टनरशिप खत्म, लेकिन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर आए गए, मर गए, तबाह हो गए, फट गए, लेकिन सर कंपनी नहीं बंद होती, ऐसा। अब एक बात बनाए सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, सुनना प्लीज। अब बताएं OGDC के शेयर्स आपको अगर खरीदेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं डिविडेंड खाऊं। डिविडेंड कब तक मिलता रहेगा, कयामत तक मिलता रहेगा। कयामत तक मिलता 12 रुपए का डिविडेंड। कैसे निकालूं इस शेयर की मार्केट वैल्यू। सर एक काम करें, सोचे अपने आप से सोचें कि आप इस शेयर से क्या रिटर्न डिमांड कर रहे हो। मैंने कहा जी मैं इससे रिटर्न डिमांड कर रहा हूं 10% का। कितने का, 10% का। अभी आपने परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका सीखा। प्रेजेंट वैल्यू बराबर है R/I। तो R कितना है 12, I कितना है जी 10%, कितना आ गया जी 120। गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं समझता हूं, मैं एज एन इन्वेस्टर, मैं अहमद रजा ये समझता है कि OGDC की मार्केट वैल्यू कितनी है 120। OGDC की मार्केट वैल्यू कितनी है, ये किसने कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेट किया। एज एन इन्वेस्टर मुझे कितना रिटर्न चाहिए सर 10%, मुझे कितना रिटर्न चाहिए। कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड देने का हिसाब किताब रखा हुआ है, कंपनी 12 रुपए का डिविडेंड देती है हर शेयर पे। मैं कितना रिटर्न चाह रहा हूं 10% का। मुझे एक शेयर कितने का खरीदना चाहिए 120 का। कितने का खरीदना चाहिए। व्हाट इफ के मार्केट में शेयर 110 का चल रहा हो, क्या मुझे खरीदना चाहिए, यस सर खरीदना चाहिए। क्या मुझे खरीदना चाहिए, यस सर खरीदना चाहिए। व्हाट इफ के मार्केट में रेट 130 का चल रहा हो, नहीं खरीदना चाहिए। इसका मतलब है सर आप जो मार्केट वैल्यू इस फंक्शन से निकालोगे ना वो आपके हिसाब से होगी कि इससे कम में मिले तो मैं खरीदूंगा, इससे ज्यादा में मिले तो। ये किसके हिसाब से वैल्यू निकली, अहमद रजा के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पर सुफियान इसी शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल रहा है। सुफियान कह रहा है मुझे इस शेयर से 15% का रिटर्न चाहिए। तो सुफियान क्या करेगा, इसी डिविडेंड को उठाएगा और 15% से डिवाइड कर देगा, कितना निकलेगा। सुफियान कहेगा 80 रुपए में मुझे मिलता है तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो। अब बताओ मार्केट में वैल्यू 110 चल रही है, क्या खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगा। सर हर बंदे के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न अलग अलग होता है।
हर बंदा अपने हिसाब से कंपनी का डिविडेंड देखता है और मार्केट वैल्यू निकाल के बैठ जाता है कि मुझे शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। ये बात समझ आती है? अब बताओ क्या इन्वेस्टर कंपनी को जाके अपना रिक्वायर्ड रिटर्न बताते हैं कि साईं मुझे ये चाहिए? नहीं, वो क्या करते हैं, वो खुद बैठ के सारा हिसाब कर रहे हो कि अगर मुझे इतना रिटर्न चाहिए तो मुझे शेयर के कितने पैसे देने चाहिए, अगर मुझे ये रिटर्न चाहिए तो मुझे शेयर के कितने पैसे देने चाहिए। अब बताओ सर, आइंदा के बाद जब मुझे किसी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, एक शेयर से मिलने वाली जिंदगी भर कयामत तक के डिविडेंड्स की क्या निकाल लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। तो सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी डिविडेंड्स की? डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय केई का मतलब है रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। ऐसा रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? ये बात भेजे में बैठती है? अब सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुझे बताएं क्या केई सबके लिए सेम होता है? नहीं, केई सबके लिए सेम नहीं होता, ये दिमाग में ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, डिविडेंड कंपनी सेम ही देती है, ये हमारी अजम्पशन है कि डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी, ताकि प्रैक्टिकली डिविडेंड कांस्टेंट नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हम अज्यूम करेंगे, जब कैश फ्लोज अंदाजा लगाएंगे तो हम अज्यूम करेंगे कंपनी सारे सालों में डिविडेंड क्या करेगी। अब बताएं, मैंने पहला उसूल इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद आपको यह समझाया कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। आपने अंदाजा लगाना होता है किसका, डिविडेंड्स का, और आपने एक रेट डिफाइन करना होता है खुद कि मुझे क्या चाहिए इस कंपनी से, और इससे क्या निकल आएगी, मार्केट वैल्यू निकल आएगी। ये बात समझ आती है? मार्केट वैल्यू किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से। मे भी कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू मार्केट में कुछ और चल रही है, वो मेरा मैटर नहीं है, ठीक है जी। ये बात भेजे में बैठती है सर। अब मैं आपसे फिर जानना चाह रहा हूं, किसी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आप अंदाजा लगाते हो, रेट आप खुद डिफाइन करते हो, इससे क्या निकल आती है, मार्केट वैल्यू निकल आती है। सर अगर ऐसे तो हम एस्टिमेट चेंज करते जाए, बार बार करते जाओ बार बार, क्या मेरे सोचने से मार्केट पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। मेरे सोचने से मैं सोच रहा हूं मुझे 10% का रिटर्न चाहिए, एक वैल्यू निकल आएगी, 11% का रिटर्न चाहिए, एक वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मार्केट में जो वैल्यू चल रही है मे बी हो ना हो। अब आप सुनिएगा सर, आपके एमएफए और बीएफडी के अंदर जो वैल्यू आप यहां से निकालोगे, एमएफए के कोर्स की हद तक वही वैल्यू मार्केट में भी चल रही होगी। ये हमारी अजम्पशन होगी। क्या होगी? कि जो वैल्यू मैंने यहां कैलकुलेट की ना, वही वैल्यू क्या होगी, मार्केट में भी चल रही होगी, ठीक है जी। ये हमारी अजम्पशन होगी। अब बताएं, किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सर प्रैक्टिकली हम किसी भी चीज पर लगा सकते हैं। हाँ, लोग बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू इसी तरह निकालते हैं। बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू निकालने का एक तरीका तो है कि आप ब्रोकर से पूछ लो, ठीक है जी। ये कहलाती है मार्केट एडजस्टेड अप्रोच। भाई मैंने बिल्डिंग ब्रोकर से पूछा, मैंने कहा इस इलाके में बिल्डिंग कितने की बिकी? उसने कहा 3 फ्लोर की बिल्डिंग बिकी इतने की। मैंने कहा मेरी तो 4 फ्लोर की बिल्डिंग, अंदाजा एडजस्ट कर दो कि जी 1 फ्लोर और लगाएं तो कितने वैल्यू बनेगी। लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा तरीका, ये क्या जी, कैश फ्लोज निकालो और क्या करो, उसकी प्रेजेंट। सबसे बेहतरीन फेयर वैल्यू इससे नहीं निकलती है, सबसे घटिया फेयर वैल्यू है, क्योंकि इसमें अंदाजे बहुत है। ये क्या जनाब, इसमें अंदाजे बहुत, लेकिन सर चल जाती है ये। अब बताएं सर, मैं फिर रिपीट कर दूं पूरी डिस्कशन की समरी। मुझे सिर्फ एक लाइन, मैं आपके सामने फॉर्मूला रखता ना, मैं कहता जी कंपनी की मार्केट वैल्यू ऐसे निकलती है, तो आपको कद्दू समझ नहीं आता। मैंने पहले इसके लिए डिस्काउंटिंग समझाई, फिर इसके लिए मैंने बताया कि किसी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी है तो आप क्या करना है, उससे मिलने वाले कैश फ्लो उसकी क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकाली। फिर मैंने उसको प्रोजेक्ट किया कंपनी के ऊपर कि कंपनी के शेयर खरीदने के बाद कैश फ्लो क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड की अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो शेयर की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, पक्का। अब बताएं सर, सर रेंटेड एरिया पर लगा सकते हैं, हर चीज की आप वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। जो एसेट आप खरीदो, आप इस बेसिस पे किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू निकाल सकते हो कि मुझे उसके लिए कितना पैसे देने चाहिए, ये आप निकाल सकते हो, पक्का। बढ़े हम आगे दोस्त, दूं एक छोटा सवाल। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, एक कंपनी को कैसे पता चलता है कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा है? आपने फंक्शन क्या पढ़ा? मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा कंपनी पता क्या करती है, कंपनी को मार्केट वैल्यू भी पता है, कंपनी को डिविडेंड भी पता है। वो ये दो रख के बैलेंसिंग फिगर क्या निकालती है,
और उसको पता चलता है अच्छा मेरा इन्वेस्टर ये सोच रहा है, उसको डिविडेंड पता है ना कंपनी को तो कि मैंने कितना डिविडेंड देना है, उसको मार्केट वैल्यू भी पता है, मार्केट में जो चल रही है वो ये दो चीजें रखता है और क्या अंदाजा लगा लेता है कि अच्छा कंपनी का इन्वेस्टर ये रिटर्न मांग रहा है, ओके ठीक है जी। अब बताएं अगर मार्केट वैल्यू चेंज होगी तो वो चेंज किसकी वजह से होगी, केई की वजह से चेंज होगी। आप सोचोगे अच्छा इन्वेस्टर अब ज्यादा रिटर्न मांग रहा है तभी तो मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट आ रहा है। आप बताएं जी, अब अंदाजा हुआ कि इन्वेस्टर कंपनी के दरवाजे पे सर मुझे ये रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये कंपनी क्या करती है, बैलेंसिंग फिगर निकालती है, ऐसा बड़े स्टेप आगे। मार्केट वैल्यू एक है जो मार्केट में चल रही है और एक मार्केट वैल्यू है जो मेरे दिल में, ठीक है जी। क्या वो दोनों सेम होगी? नहीं। बिल्डिंग घर खरीदने जाते हो, घर खरीदने जाते हो, एक ही प्राइस लगी हुई होती है 4 लाख का, भाई ले लो, नहीं। हाँ वो मांगता है जी 2 करोड़, आप कहते हो नहीं 1 करोड़, फिर वो कहता है चलो 1,80 दे दो, आप कहते हो नहीं 1,20 ले लो, 1,10 ले लो, ठीक है जी। करते 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 दरम्यान में कोई 1,60 1,50 पे डील हो जाती है, ठीक है जी। तो खत्म हो गई बात। ये लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया उर्दू जुबान में, ये लास्ट पॉइंट हमने समझना भी नहीं था, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि एक कंपनी को अपनी मार्केट वैल्यू पता होती है, डिविडेंड पता होता है और वो क्या निकाल लेती है, बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आए जरा सर मुझे एक सवाल सॉल्व करके दें। यारे भाई डिस्कशन नहीं, आप सुनो, जितनी चीजें पढ़ी ना, जितनी चीजें पढ़ी उसके उसकी समरी क्या है, मार्केट वैल्यू ऐसे निकलती है। अगर आपको ये भी पता है ना तो भी बहुत है, ठीक है जी। किसी शेयर की मार्केट वैल्यू ऐसे निकलती है, बट डिविडेंड को छत पर रखना है और केई को नीचे रखना है और साइड में से मार्केट वैल्यू निकल आएगी। अच्छा मतलब हमने बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ा था। पीएफडी याद करके गया था, ये ऊपर रखना है नीचे रखना है, ठीक है जी। सर ये इन्वेस्टर किसी बेस पर रिटर्न डिफाइन करता होगा। देखो मैं सीधी सी बात सुनो, मैंने अगर किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं कैसे सोचता हूँ चीजों को, मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार सबसे सेफ तरीका क्या है, बीइंग अब कचरा तरीन मुसलमान, मैं सूद नहीं खाता, ठीक है। मैं कहता हूँ यार अगर इसको मैं किसी इस्लामिक फंड को दे दूंगा तो मुझे रिटर्न जनरेट करके देगा 11%, ठीक है जी। रिस्क ही नहीं लेना, घर पे बैठे रहना है। यार अगर मैं इसको उठा के ब्लू चिप सिक्योरिटीज खरीद लूँ, ये ब्लू चिप क्या होता है, ब्लू चिप वो सिक्योरिटीज होती है, वो कंपनीज है जिन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड रखा है पिछले काफी सालों से, अच्छी सिक्योरिटीज, अच्छी कंपनीज है जिनकी मैनेजमेंट में आपको कोई बगैरत इंसान नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो मैं सोचा इसके शेयर्स खरीद लेते हैं, यहाँ रिटर्न मुझे मिल जाएगा 13%। किसी ने कहा नहीं आप एक काम करो बहरिया में पैसा इन्वेस्ट कर दो, मैंने कहा बहरिया में पैसे इन्वेस्ट करूँ, इस्लामिक फंड में 11% रिटर्न, अच्छी सिक्योरिटीज में 12-13% रिटर्न, बहरिया से कितने मांगू, 6%। नहीं क्या हो गया भाई, बहरिया से तो आप 20% मांगे, ऐसा। तो मैं सोचा बहरिया से मुझे 20% चाहिए, मेरा दिल किया। अच्छा मिसाल के तौर पर नाम भूल गया तुम्हारा, शारून जो है वो कह रहा है कि जी मुझे तो 18% चाहिए, तो दो इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट सेम नहीं होता। अब हुआ ये कि मैंने 20% के हिसाब से मार्केट वैल्यू निकाली और मैं जाके बैरिया के प्लॉट्स खरीद लिए। अब बताओ जिस बंदे ने मुझे बेचे प्लॉट और जब मैंने खरीदे एक ही रेट पे खरीदे होंगे। जब आप सब्जी खरीदने जाते हो 15 रुपए किलो वो लगाता है और आप 15 रुपए देते हो, तो आपने 15 में खरीदा और उसने 15 में बेचा ना। अब बताओ जो मैंने जिस रेट पे ये जगह खरीदी कितना रिटर्न देगी मुझे, 20%। अगर सर ये 18% से डिस्काउंटिंग करता तो सर वैल्यू कुछ और आती, ये जाके खरीदता तो किसी और रेट पे खरीदता। ये बात समझ आती है। सर जब आप कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू, जब कंपनी के शेयर्स खरीदने जाते हो ना, हर बंदा अपने हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालता है, हर बंदा अपने हिसाब से निकालता है। कुछ को शेयर्स मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। लेकिन सर जब शेयर मिल गया और पता चल गया कि जी इस मार्केट वैल्यू में डील हुई है, तो फिर उससे क्या ही निकालना बहुत आसान है। अगर मैं आज आपको बताऊं जी एक कंपनी ने डिविडेंड देना है 12 रुपए का और उसकी मार्केट वैल्यू 120 है, तो बताओ जिस इन्वेस्टर ने खरीदा है क्या सोच के खरीदा होगा। आप कहोगे जी 10% का रिटर्न वो बंदा चाह रहा होगा, ऐसा।
अब अगर आज मुझे ये मालूम करना है कि ओजीडीसी के इन्वेस्टर्स कितना रिटर्न चाहते हैं तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? अभी आप जाएं ओजीडीसी की, आपको डिविडेंड की हिस्ट्री मिल जाएगी, आप ओजीडीसी की करंट मार्केट वैल्यू रखें, डिविडेंड रखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ओजीडीसी का इन्वेस्टर इस वक्त क्या रिटर्न मांग रहा है, एवरेज इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर। ऐसा है सर, इतना डिटेल में हमने अपने कोर्स को पढ़ना नहीं है। आपके कोर्स में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। तो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे कैसे निकल रही है, ये वाला फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया सर? क्योंकि डिविडेंड कब तक मिलेगा, क़यामत तक मिलेगा। ऐसा, अब आप मुझे जरा इन कंपनीज की मार्केट वैल्यू निकाल के दो चीजें निकाल देना। क्या जी, मेरे पास किसकी क्लास है? आकाश की। चलो जी, एक कंपनी इसके अंदर कर दो, फिर हम ऑफ कर लें। हाँ जी, आज की पूरी क्लास की डिस्कशन की समरी, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ये याद रखना, अभी ये भी ये डिविडेंड है ना, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। हर डिविडेंड हर साल ग्रो कर रहा होगा, फिर डिविडेंड अलग अलग आ रहे होंगे। ठीक है जी, अभी गेम में लेवल चेंज होते रहेंगे। ठीक है जी। हाँ भाई नसीर, मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? वेरी गुड, पंचायत ही नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू बोल के नहीं सर, डिविडेंड बोल के। बिल्कुल सही। मुझे बताओ एक का हिसाब किताब देखो जरा प्लीज, बोर्ड में देखो दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताएं, प्रॉफिट कितने हैं एक 4,60,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा बताओ कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 460, शेयर्स कितने हैं? 25,000। तो 460 को 25,000 से डिवाइड करो। इसका मतलब है कंपनी हर शेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रही है? 18.4, और ये डिविडेंड के तौर पे दे देती हूँ। तो एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है? 18.4। ऐसा, ये आ गया जी डिविडेंड 18.4। आपने भी कहा था सर डिविडेंड को डिवाइड कर देना किससे? अब बताएं एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 147.2। ऐसा, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक शेयर अगर 147 रुपए 20 पैसे का है, अगर कोई बंदा इसको खरीद ले, वो कितना रिटर्न कमाएगा? 12.5% का। कितना रिटर्न कमाएगा? 12.5% का। अगर वो कितने में खरीदे? इससे कम में खरीदेगा तो और ज्यादा कमाएगा। तो सर हम कह रहे हैं जी, जो रिटर्न नजर आ रहा है ना, इसके हिसाब से ये मार्केट वैल्यू बनती है। अब बताओ इस मार्केट वैल्यू से पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो? कैसे सर? मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ शेयर से। अभी हमने सीखा था कि जब भी मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन होगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 3. अब बताओ मेरे बच्चों, आइंदा के बाद मैं इस बेसिस पे मार्केट वैल्यू निकाल लूंगा, इस बेस पे चीजें कर लूंगा। ये सवाल आपका होमवर्क है, हम अगली क्लास के स्टार्ट पे यानी कल हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। और याद रखिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा।